हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा। इसी तरह हम लेक्चर बाय लेक्चर बनाते जाएंगे, मतलब पूरा चैप्टर ये पढ़ना है और ऐसे और चैप्टर भी पढ़ेंगे। आज ये पहला लेक्चर है 9th का। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे अच्छे से और जैसा भी होगा आप रिप्लाई भी कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुपद पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमें एक पढ़ना होगा बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है ये समझ लेते हैं ना। इसमें क्या होता है, बीजीय व्यंजक में कुछ चर और कुछ अचर होते हैं। जैसे अब चर अचर क्या है वो भी समझ लेते हैं। पहले चर और अचर समझ लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चर और अचर, चर में जो होता है जिसका मान जो है बदलता रहे, है ना। जैसे कुछ एक्स वाई जेड होते हैं, एक्स वाई और जेड, इन सब का मान अलग अलग व्यंजक के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि एक व्यंजक हमने या एक इस तरह से लिखा है, ऐसे x+2, ये एक समीकरण हो जाएगा। x+2 = 4 लिखा। अब यहाँ से हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, x = 4 - 2 यानी x = आ जाएगा 2। अब यहाँ देख रहे हैं x की वैल्यू 2 है और एक दूसरा इक्वेशन ऐसे लिख दें अगर हम x - 3 = 5। अब यहाँ से देखेंगे तो x = 5 + 3, इधर माइनस में था इधर आया प्लस, यानी x = 8 हो गया। अब ये देख रहे हैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है। तो ये क्या होता है, ये बदलता रहता है। तो कुछ ऐसे वैल्यू होंगे या वेरिएबल होंगे, चर होंगे जिनका मान हमेशा बदलता रहता है ना। और कुछ अचर भी होते हैं। अब अचर क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, जैसे ये है ना, ये सब नंबर्स क्या होते हैं, अचर होते हैं। इन सब की वैल्यू नहीं बदलती है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी में ABC को भी रखा जाता है। ABC को भी क्या माना जाता है, अचर माना जाता है। ठीक है, तो चर अचर समझ गए होंगे ना। चर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा बदलती रहती है और अचर जो है वो हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस तरह से चर और अचर जान गए होंगे। अब इसी से रिलेट होता है ये हमारा बीजीय व्यंजक। ठीक है ना, तो देखते हैं अब बीजीय व्यंजक है क्या। बीजीय व्यंजक मान लेते हैं जैसे किसी के पास 100 रुपया था। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास मान लिया 100 रुपया था और ये किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किए, मान लेते हैं ये ए हैं, इनके पास 100 रुपया है और इन्होंने क्या किया, बी को कुछ रुपए दे दिए। ठीक है, कुछ रुपए, पता नहीं कितना, लेकिन कुछ रुपए दे दिए। ठीक है, तो अब इस कुछ रुपए को क्या मानेंगे, इसी को यहाँ पे चर के रूप में x मान लेते हैं। माना कितने रुपए दिए, x रुपए। तो 100 रुपये थे, उसमें से इन्होंने x रुपये b को दे दिया। तो अब a के पास जो रुपए बचेंगे, a के पास बचे रुपए या शेष बचे रुपए, है ना। तो कितना बचेगा इनके पास, तो 100 था, x दे दिए, यानी 100 में से हम x घटा देंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। एक बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर और अचर से मिलके बना होता है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल दे दे अगर मान लो, तो यहाँ पे हमें पता है एक वर्ग होता है। अगर इसकी भुजा हमें पता है, मान लो ये 2 2 2 है, तो इसका परिमाप कितना होगा, तो वर्ग का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, इनके चारों भुजाओं का सम, यानी इनको जोड़ना है ना। तो हम चाहे 2 को 4 बार जोड़ लें या 4 में ही 2 का गुणा कर दें तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से अगर ये भुजा बदलेगा, जैसे 3 3 हो जाएगा तो यहाँ में 4 में 3 का गुणा कराना पड़ेगा, है ना। और यही भुजा मान लो ऐसे x हो जाए, x इस तरह से हो जाए, तब इसका परिमाप कितना होगा, तब ये जो परिमाप है वो आ जाएगा 4 × x, या इसी को हम 4x कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 4x लिखा है इसी को हम बीजीय व्यंजक कह रहे हैं। समझ पाए ना। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है ये समझ गए होगे। ठीक, बीजीय व्यंजक एक चर और अचर से मिलके बना होता है। ठीक है, जिसमें देखो ये चर यहाँ पे चर क्या है, x है, और अचर कितना है, 4। तो इस तरह से हम बीजीय व्यंजक समझ गए होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक हमने लिया, इसमें ऐसे देखा जाए तो एक ही पद लिखा हुआ है ना। ऐसे हम और बीजीय व्यंजक देख सकते हैं जिसमें पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक दूसरा बीजीय व्यंजक इस तरह लिख दिया, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है ना। 5x² + 2, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो इस तरह हम बीजीय व्यंजक समझ गए होंगे ना। अब आते हैं बहुपद। तो ये जो बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है ना, इसी में अगर ये जो चर है, चर यहाँ पे क्या है, x, अगर x की घात एक पूर्ण संख्या है ना। पूर्ण संख्या जानते होंगे, 0 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या है। तो अगर चर की घात एक पूर्ण संख्या है
तो इसी बीजीय व्यंजक को हम क्या कह देते हैं, बहुपद कह देते हैं, बहुपद है। समझ गए ना। क्या होता है कि अगर कोई बीजीय व्यंजक है इस तरह से और उसमें जो चर है उस पर घात कैसा लगा है, एक पूर्ण संख्या है, उसका घातांक क्या है, या घातांक मान लो या घात, तो क्या है उसका घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ गए ना। जैसे यहाँ पे x की घात कितनी है 2, यहाँ पे कितना 2, ऐसे और लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये इस तरह से, ये भी क्या है, एक बहुपद है। समझ गए ना। तो बीजीय व्यंजक को ही हम एक विशेष रूप में बहुपद बोल देते हैं जब क्या होता है, चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, उसी को हम बहुपद बोल देते हैं। समझ गए ना। तो बहुपद समझ में आ गया होगा। अब अगर बहुपद का एक एग्जांपल और देखना हो तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं x³ माइनस का 3x² प्लस 2x और प्लस 3, ऐसे मान लो। तो ये क्या है, एक बहुपद है, या कह लो कि ये चर x में एक बहुपद है। समझ गए ना। ये पूरा एक बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 3 है, 2 है और 1 है, यहाँ 0 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुपद पे जो चर की घात है वो क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बहुपद। और चर क्या है, यहाँ क्या है, बहुपद है। इसी तरह से हम और देख सकते हैं, जैसे u² प्लस का 2u प्लस 3। अब ये भी क्या है, एक बहुपद है। इसको लिखेंगे चर u में एक बहुपद है ना। तो इस तरह से हम बहुपद समझ गए होंगे कि बहुपद चर और अचर से मिलके बना होता है। और यहाँ भी क्या है कि चर की घात क्या है, वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, अगर जो बहुपद ना हो, जैसे यहाँ x प्लस 1/x कर दें। अब ये इसको पूछा जाए क्या ये बहुपद है, तो अब इसमें देखेंगे चर तो सही है, चर 1 है, x है, लेकिन इसमें चर की घात अगर देखेंगे तो यहाँ 1 है, और ये 1/, में इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये तो वैसे रहा, प्लस ये ऊपर जाएगा तो x⁻−1 बन जाएगा। ठीक। अब इसमें देख रहे हैं चर की घात यहाँ पे 1 था और यहाँ -1 आ गया, तो यानी कि ये -1 अब क्या है, एक पूर्ण संख्या तो है नहीं। तो अभी हमने कहा था कि जो बहुपद होगा उसमें चर की घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या ये बहुपद नहीं है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे x² प्लस का 2√x और प्लस 3। अगर ऐसे आ जाएगा तो ये भी क्या है, एक बहुपद नहीं है ना। अब कहो क्यों नहीं है, तो यहाँ देखो x की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ x की घात कितना लगा है, x की घात में ये रूट लगा है, यानी कि 1/2। अब 1/2 पूर्ण संख्या थोड़ी ना होता है, तो इसलिए क्या है, ये भी क्या है, बहुपद नहीं है ना। तो कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस हमें देखना क्या है, एक चर की घात, अगर चर की घात में पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे वो बहुपद है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा ना। इसको नोट करते चलेंगे साथ में, और नोट भी तैयार करना है, ठीक है ना। तो इसको अब मिटा देते हैं हम यहाँ से। तो अब यहाँ से हम मान सकते हैं कि बहुपद जो है, बहुपद की परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल ही लेते हैं बहुपद का, +2, ठीक है। अब ये एक बहुपद है, इसमें देखा जाए तो इस तरह से कई पद लिखे हैं ना, तो यही हम कहते हैं इसको बहुपद के पद, बहुपद के पद, है ना। तो इसमें देखा जाए कितने पद हैं, तो एक पद यहाँ है, एक यहाँ, यानी कि इसमें बहुपद के पदों को अगर लिखना हो तो एक पद ये 3x² और दूसरा है 3x और तीसरा क्या है 2। तो इस तरह से इस बहुपद के कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो यहाँ बहुपद के पद समझ में आ गया होगा ना। कोई भी बहुपद दिया रहेगा उसमें हम देख रहे हैं कितने पद हैं, तो वहाँ बता सकते हैं कि बहुपद के इतने पद हैं, है ना। पद को हम टर्म भी कहते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं कि टर्म ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। बहुपद को टर्म्स कहते हैं, TERM, ठीक है ना। तो कितने टर्म है इसमें, तो 1 2 3 टर्म है। ऐसे ही अब आता है बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के गुणांक, है ना। तो बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, जैसे इसी बहुपद में अगर पूछा जाए कि इस बहुपद में x² का गुणांक बताइए, x² का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हैं x² के साथ कौन है, यहाँ पे 3 है, तो यही क्या हो जाएगा, x² का गुणांक 3 है। ऐसे ही अगर पूछा जाए, बताओ x का गुणांक क्या है,
तो यहाँ x का गुणांक क्या लग रहा है, x के साथ कौन है यहाँ पे 3 है ना। तो ये है यहाँ पे, इस तरह से हम गुणांक भी समझ गए होंगे। तो अभी हमने 2 टर्म बताया, एक क्या है टर्म यानी कि पद ही बताया गया, दूसरा क्या है गुणांक बताए हैं, ठीक है ना। तो बहुपद के पद और बहुपद के गुणांक समझ में आ गया होगा। तीसरा हेडिंग हम लोग देख लेते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद की घात या का, चलो की कर देते, बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। बहुपद की घात को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इसी बहुपद में अगर देखें तो जितने इसमें पद थे, 3 पद है ना, तो 3x² और 3x और 2 है। अगर इसकी घात की बात करें तो इसका घात कितना है 2। अब घात देखा किस पे जाएगा, अचर पे, तो अचर पे घात यहाँ 2 लगा है, तो यानी इस पद का घात देखें 2 है। इस पद का घात कितना है, यहाँ 1 है, और इस पद का घात कितना है 0, ठीक है ना। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है 2। तो यानी इस वाले बहुपद का, इस बहुपद का जो घात है ना, बहुपद की घात यहाँ पे कितना है 2 है। बहुपद की घात कितना है 2, समझ पाए ना। बहुपद की घात बताने के लिए हमें क्या करना है, जितने भी पद इसमें लिखे जाएंगे उन सभी में घातों को देख लेना है, और जो सबसे बड़ा होगा उसी को बता देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर इस तरह लिखा हो x² + 3x³ + 9x⁴ और माइनस का 6x + 3, इसमें पूछा जाए इस बहुपद में घात, इस बहुपद की घात क्या है ना। तो अगर हम अलग अलग देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो वैसे पूरा मिला के अगर देखेंगे तो बहुपद की घात कितनी है इसकी, बहुपद की घात यहाँ पे सबसे बड़ा देखा जाए तो कौन सा है, 4 है। यानी इस वाले बहुपद का घात क्या है 4, समझ पाए ना। तो बहुपद की घात, बहुपद के गुणांक और बहुपद के पद, ये तीनों टर्म आपको समझ में आ गया होगा ना। तो इतना आपको नोट कर लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, जैसे बहुपद जो है ना इसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद को, जैसे ये बहुपद लिखा है, इसके आगे यहाँ पे इसको लिखने का तरीका है ऐसे px लिख देते हैं ना। ये बहुपद है, किस में है, चर x में बहुपद है, समझ पाए ना। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी हम चाहें तो यहाँ px लिखें, हम चाहें तो qx भी लिख सकते हैं, ये एक बहुपद है, ठीक है ना। ऐसे हम चाहें तो rx भी लिख सकते हैं, rx, या यहाँ वेरिएबल ही चेंज कर दें, यहाँ पे y कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3y और प्लस का 3y, ऐसे है ना, मान लेते हैं ये हो गया। तो यहाँ समझ गए ना। तो जैसा चर होगा वैसे ही इसका बहुपद होगा, और उस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। ये बहुपद को लिखने का एक सिंबल है, ऐसे बनाते रहते हैं ना साथ साथ। इसमें हम fx भी ला सकते हैं, ऐसे fx x² + 2 है ना। तो ये बहुपद को लिखने का तरीका रहेगा। हम एक स्मॉल लेटर लेंगे और बगल में जो भी वेरिएबल रहेगा, यहाँ कुछ दूसरा होता तो यहाँ भी कुछ दूसरा लिखते, वेरिएबल जैसा होगा उसी अनुसार हम बहुपद को लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे जो बहुपद लिखा रहेगा वो ऐसे ही कुछ लिखा रहता है, ठीक है। तो ये उसको लिखने का तरीका और कुछ नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अब देखेंगे बहुपद के प्रकार जो है वो यहाँ पे 2 टाइप से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो है कि पदों के आधार पर, कितने पद हैं उसके अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं ना। तो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार कह सकते हैं, पदों के आधार पर। और दूसरा कहेंगे कि घात के आधार पर, घात के आधार पर, है ना। क्योंकि पदों के आधार पर देखे थे अभी, 1 पद भी हो सकता है, 2 पद भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो अगर पदों की संख्या कम ज़्यादा होगी तो उसके अनुसार बहुपद को क्या कहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि ये एक बहुपद लिखा है ना, बहुपद है, तो यानी अब ये किस टाइप का बहुपद, अगर पदों के अनुसार देखेंगे तो इसमें एक ही पद है, तो हम इसको कहेंगे एक पदी बहुपद, ठीक है ना। इसका नाम हो जाएगा एक पदी बहुपद, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, है ना। मोनो, यहाँ मोनो जो है इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है एक, मोनोमियल हो गया। ऐसे ही अगर किसी बहुपद में मान लो ऐसे 2 टर्म आ गया, देखो पदों की संख्या कितनी हो गई 2, तो इसको बोलेंगे ये क्या है, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद है, ठीक। इसको बोलते हैं, ये मोनोमियल है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है।
अब बाई जो है यहाँ पे बाई का मतलब 2 होता है, तो बाइनोमियल हो गया। ऐसे ही पदों की संख्या और बढ़ जाएगा, मान लो कि 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस x प्लस 3 कर लेते हैं। तो अगर ऐसे हो गया, अब इसमें पदों की संख्या देखो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो अब इसका नाम बदल जाएगा, अब इसको कहेंगे ये हो गया त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यानी इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे पदों के अनुसार बहुपद के 3 प्रकार हो गए, है ना, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक है ना। अब यहाँ देख लेते हैं घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। तो घात के अनुसार देखेंगे, अब मान लो कोई ऐसा एक बहुपद लिखा है इस तरह से, है ना। इसमें अगर घात देखा जाए तो कितना है, घात देखने के लिए हमें चर की घात देखना पड़ता है। तो ये जो चर की घात यहाँ लगा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ 1 मानेंगे। तो इसमें अगर चर की घात देखा जाए तो 1 है, तो जहाँ भी चर की घात 1 रहेगा उसको बोलेंगे ये कैसा है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद। समझ गए ना, यानी चर की घात पे डिपेंड कर रहा है। अगर 1 घात है तो उसको हम रैखिक बहुपद बोलेंगे, यानी कि इसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर बहुपद की घात क्या हो जाए, 2 हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हम x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 लिख लें, तो इस तरह का बहुपद है। इसकी घात कितनी है, तो घात देखेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा 2 है, तो इसलिए इस बहुपद की घात 2 है। और जहाँ भी बहुपद की घात 2 रहेगा उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद हो गया। कब हुआ, जब इसमें घात कितना हो गया, 2 हो गया। और इसी तरह से घात अगर और बढ़ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मान लो 3 आ गया, इस तरह से। अब यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 3 है, तो इस तरह से इस बहुपद को हम बोलेंगे ये कैसा है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, ये है त्रिघात या त्रिघाती कह सकते हैं, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद, यानी इसको हम बोलेंगे इंग्लिश में ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि घात के आधार पर भी 3 प्रकार का हो गया और पद के आधार पर भी 3 प्रकार का बहुपद हो गया। तो ठीक है, जैसा यहाँ पे आगे पूछा जाएगा उस तरह हम बताएंगे। अगर पदों के आधार पर पूछा जाएगा तो उसको ऐसा नाम देंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और अगर घात के आधार पर पूछा गया कि बहुपद के प्रकार बताइए, तो वहाँ पे घात देखेंगे, अगर 1 है तो उसको रैखिक बहुपद, अगर घात 2 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद, 3 हो गया तो त्रिघात बहुपद, है ना। तो इस तरह से हम बताते जाएंगे। अब इसमें देखें, अगर इसका स्टैंडर्ड रूप देखना हो कि रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, तो रैखिक बहुपद कहीं भी लिखा रहेगा तो वो इस फॉर्म में रहेगा, ax प्लस b के जैसा, और जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड रूप है, जहाँ भी दिखेगा वो इसी रूप में दिखेगा। ठीक है, ax प्लस b, यानी टर्म कितने रहेंगे, 2। रैखिक बहुपद में 2 ही पद होते हैं। और इस तरह से 3 द्विघात वाला देखें तो इसका स्टैंडर्ड रूप इस तरह बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। ये कैसा है, ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, इसमें देखेंगे पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 3 है। और इसमें भी कहेंगे a नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ a b c क्या है, ये सब अचर हैं। समझ गए ना, a b c कोई भी मान रख सकते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे लेकिन a इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि पता है ना, अगर a को हम 0 कर देंगे तो x स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा, और जब x स्क्वायर गायब हो गया तो ये तो रैखिक बन गया। इसीलिए यहाँ पे a स्क्वायर नॉट इक्वल a इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ a को हम 0 नहीं मान सकते। ऐसे यहाँ a को 0 कर देंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा। अब ये इसका जो घात देखेंगे तो 0 हो गया, तो अब रैखिक बहुपद रहा नहीं। समझ पाए ना। इसी तरह से अगर हम त्रिघात बहुपद के लिए स्टैंडर्ड रूप देखें तो इसमें पदों की संख्या बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इस तरह का अगर कोई रहेगा तो उसको हम बोलेंगे ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 4। समझ पाए। और यहाँ भी हम कहेंगे a नॉट इक्वल टू 0, a किसी भी हालत में 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब तो ये त्रिघात रहा ही नहीं, तब द्विघात बन जाएगा। समझ गए ना,
इसीलिए यहाँ पे ऐसा, और बाकी ये सब जीरो रहे चलेगा, लेकिन जो मेन है जिससे हमें पता चलेगा कि इसका घात कितना है, वही अगर जीरो हो जाएगा तब तो वो पीछे चला जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पे, और बाकी ए बी सी डी क्या हैं, अचर हैं, इसको ऐसे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने बहुपद के प्रकार देख लिया है, इतना समझ गए होंगे ना। हमने तिर्घात बहुपद बता दिया है। ऐसे अब घातों की संख्या 4, 5, 6 और आगे भी बढ़ती जाएगी ना। तो अब सीधा सीधा हम लोग देख लेते हैं कि n घात वाला बहुपद कैसा होगा। n घात वाला बहुपद, n लिखने से क्या हो गया कि n यहाँ पे कोई प्राकृतिक संख्या आप 1 रखोगे तो इसके जैसा आएगा, 2 रखेंगे इसके जैसा, ऐसे n की वैल्यू हम रखते जाएंगे और बहुपद आता रहेगा। तो n घात वाला बहुपद कैसे लिखेंगे, उसको लिखना है an rx⁻n प्लस an-1 x⁻n-1। इसी तरह से ये आगे बढ़ता रहेगा और लास्ट में यहाँ पे आएगा a1 x प्लस a0, बस इतना ही, ठीक है ना। तो ये होता है, ये एक ऐसा बहुपद है जिसको बोलते हैं n घात वाला बहुपद। तो यहाँ पे हमने लिखा है n घात वाला बहुपद। इसमें जो यहाँ हम देख रहे हैं a0 है ना, ये a0, a1, ऐसे a2 भी होगा कहीं, a3, ऐसे ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक गया है, an तक गया ना यहाँ पर। तो ये सभी क्या है, यहाँ पे अचर हैं, ये सभी अचर कहलाते हैं। और अगर इन सब की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, है ना, a1 से लेकर या a0 से लेकर an तक सबका मान अगर जीरो हो जाए तो वो बहुपद निकल के आएगा शून्य बहुपद, जिसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये एक अलग टाइप का बहुपद है जिसमें सभी पद क्या होते हैं, जीरो, यानी शून्य बहुपद, इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और जीरो पॉलिनोमियल का अगर पूछा जाए कि घात कितना है, तो जीरो पॉलिनोमियल वैसे ही जीरो होता है ना। अब इसमें घात देखना होगा तो क्या होगा, वो परिभाषित नहीं है, ठीक है। इसमें जो है पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल का घात जो है वो परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गया होगा। इसको आपको पूरा नोट कर लेना है, ठीक है। और एक नोट अच्छे से बनाओ और बढ़िया से पढ़ो, ठीक है, ताकि हमें क्या होगा, जब पेपर का टाइम आएगा तो रिवाइज़ करने में ईजी रहेगा और बढ़िया से समझ भी आएगा, ठीक है। तो ये हमने लगभग पूरा थ्योरी बता दिया है। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे और एक्सरसाइज में देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे जितना अगर आप थ्योरी बताए हैं ना उतना पूरा याद रहेगा तो एक्सरसाइज करने में कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। अच्छा, इतने प्रकार के बहुपद बताने के बाद जैसे यहाँ पे तो देख रहे हैं ना, सब में क्या है, एक ही चर वाला बहुपद लिखा है, एक चर वाला बहुपद, यानी सब में देख रहे हैं हमने एक ही चर लिया है। और कुछ ऐसे बहुपद भी होते हैं जिनमें चरों की संख्या अलग हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे 2x + 3y + 9u कर दें। अब ये भी क्या है, एक बहुपद है। बहुपद क्यों है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, चर की घात एक पूर्ण संख्या है, और लेकिन इसमें चर कितने हैं, तो ये कहेंगे कि चर x y u में एक बहुपद है। समझ गए ना। तो कोई ज़रूर नहीं कि एक ही चर वाला बहुपद हो, एक चर से आगे भी हो सकता है, 2 चर, 3 चर, 4 चर वाले भी बहुपद होते हैं। समझ गए ना। तो यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 2.1, इसी चैप्टर का एक्सरसाइज जब 2.1 देखेंगे तो उसमें जितना हमने पढ़ाया ना ये सारा रिवाइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, तब वहाँ एक्सरसाइज कर पाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको नोट बना लीजिए अच्छे से और याद भी कर लीजिए, ठीक है।